नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाघों की बढ़ती जनसंख्या के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या बाघों की ये बढ़ती जनसंख्या हम मनुष्यों के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। हम क्यों समझ रहे हैं इसे? तो देखिए, उसके पीछे का रीजन है भारत के बाघ अभ्यारण्य। दरअसल बाघों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और यह भी सच्चाई है कि दुनिया की बाघों की लगभग 70% जनसंख्या भारत में ही पाई जाती है। अब इस दौरान हमारे जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो अपनी वहन क्षमता से अधिक बाघों को संभाल रहे हैं। अब जब एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर बाघों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो इनका आहार है उसके भी बहुत जल्दी समाप्त होने की संभावना देखने को मिलेगी और जब इन्हें अपने क्षेत्र के अंदर आहार नहीं मिलेगा और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो उस दौरान फिर ये बाहरी क्षेत्रों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। तो इन सभी चीजों को समझना रहेगा। तो कैसे समायोजन हो और कैसे बाघों को संभाला जाए भारत में, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि बाघ अभ्यारण्य अपनी वहन क्षमता से ऊपरी सीमा तक पहुंच गए, यानी कि बाघों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा हो गई है आज के समय में, ये हमें रिपोर्ट्स बता रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें बताया गया भारत में 3682 बाघ हो गए हैं आज के समय में। और बाघों की ये जो जनसंख्या है यह प्रतिवर्ष 6.1% की दर से बढ़ रही है, जिसे आगे भी और तेजी से बढ़ने की संभावना दिखाई गई है और ये आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हम लोग के लिए प्रस्तुत करेंगी, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। एक सदी पहले की स्थिति अगर हम लोग समझें, पिछले 100 सालों की, तो उस दौरान चीजों में काफी उतार चढ़ाव हुआ। अब से 100 साल पहले एशिया के अंदर स्थिति यह थी कि 1 लाख से ज्यादा जंगली बाघ पाए जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद इसका शिकार किया जाता था। उस समय शिकार की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, तो चाहे नाखून चाहिए हो, फर चाहिए हो, मुष्ट, पूंछ या हड्डी, इन सभी चीजों के लिए इसका शिकार किया जाता रहा। शिकार के दौरान क्या हुआ कि तेजी से बाघों की संख्या गिरी और तेजी से बाघों की संख्या गिरने की वजह से यह देखा गया कि बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा संख्या कम हो जाए। अब इसी दौरान हम लोगों ने यह देखा कि 19वीं सदी के अंत तक भारत में 40,000 बाघ हुआ करते थे, लेकिन 1972 तक जब हम लोग पहुंचे तो उस दौरान भारत में बाघों की संख्या मात्र 1411 रह गई और बाघों की संख्या लगभग 600 के आसपास आ गई थी। उस दौरान फिर अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और उनको बोला गया कि बाघों को बचाओ, संरक्षण दो, जैसे भी करो। तो चीजें की गई, इस तरफ सोचा गया और बाघों की संख्या में फिर जिस समय सरकारी प्रयास हुए, बाकी चीजों को देखा गया, लोगों में अवेयरनेस आई, तो उसके बाद फिर यह भी देखने को मिला कि बाघों की संख्या बढ़ी और आज के समय में बाघों की यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, यह देखने को मिल रहा है। वर्ष 1972 में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बाघों की संख्या 1411 हो गई थी, तो इसी वजह से 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया बाघों के लिए और बाघों के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 अप्रैल 1973 को केंद्र सरकार ने बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की, जिसकी सफलता बहुत अधिक हुई है। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ये 9 बाघ अभ्यारण्यों में शुरू किया गया। वर्तमान में 55 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत और ये बाघ अभ्यारण्यों के तहत। वर्ष 1973 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बाघों को लुप्तप्राय प्रजाति भी घोषित कर दिया था। आईयूसीएन के अंदर जनरली होता है जब जब किसी प्रजाति के अंदर स्थिति गंभीर हो जाती है, वनरेबल होती है, चाहे लुप्त की तरफ बढ़ती है वो, तो उस दौरान उसकी कैटेगरी को चेंज किया जाता है। तो 1973 में इन्होंने बाघों के लिए माना कि ये लुप्तप्राय प्रजाति है, यानी कि अगर इसको संरक्षण नहीं दिया गया, इसको संभाला नहीं गया, तो आने वाले समय में बाघ देखने को नहीं मिलेंगे। फिर लोगों को फर पहना करके, खाल पहना करके फिर घुमाते रहना, बाघ बना करके, ये सब करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से लुप्तप्राय प्रजाति मान लिया गया था 1973 में। लेकिन प्रयास हुए, संरक्षण किया गया, शिकार को प्रतिबंधित किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके बाद चीजें सुधरना शुरू हो गई। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली कि बाघों की संख्या पिछले कुछ वर्षों के अंदर तेजी से बढ़ी है। इस दौरान यह भी देखा गया कि बाघों को बचाने के लिए गांव भी स्थानांतरित किए गए। जो क्षेत्र बाघ अभ्यारण्य या फिर जो टाइगर से रिलेटेड एरियाज थे, अगर आसपास में गांव थे या लोग निवास कर रहे थे, तो उनसे बोला गया कि आप यहाँ से स्थानांतरित हो जाइए, ताकि एरिया को हम लोग पर्टिकुलरली बाघों के लिए ही रिजर्व कर सकें और बाघों को संरक्षण दिया जा सके, उनको एनवायरमेंट मिले ताकि वह चीजों को बढ़ाएं, प्रजनन करें, अपनी संख्या को बढ़ाएं, ये सब चीजें हो। तो गाँव स्थानांतरित किए गए। कई बार ऐसा भी होता है कि गाँव वाले लोग और बाघों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा ऐसा नहीं बताऊंगा अभी कैसा झगड़ा होगा, लेकिन झगड़े बहुत देखे गए। तो गांवों को स्थानांतरित किया गया और टाइगर रिजर्व के अंदर एक कोर जोन बनाया गया, एक बफर जोन बनाया गया। कोर जोन की स्थिति ये थी कि मुख्य रूप से बाघों के लिए आरक्षित है, यहाँ पर अगर कोई रहेगा तो बाघ रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, इंसानों के आने की अनुमति नहीं है। वहीं कोर जोन के अंदर जो भी संसाधन आ गए हैं वे संसाधन सिर्फ और सिर्फ बाघों के लिए रहेंगे, इंसानों को उससे कोई लेना देना नहीं करना है।
बफर जोन की स्थिति थोड़ी अलग थी। बफर जोन के तहत यह मामला हुआ करता था कि यहाँ पर जो भी संसाधन है उन संसाधनों को संगत मानवीय उपयोग के आधार पर आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मतलब इंसान आना जाना कर सकते हैं, चीजें मिली जुली रहेगी। बाघों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी बफर जोन की स्थिति इस प्रकार की थी, तो बफर जोन भी बनाया गया अलग अलग जगह पे, चाहे अब यहाँ की भूमि हो, चाहे जल हो या बाकी रिसोर्सेज हो, मिलजुल के यूज करना है, प्यार मोहब्बत बना करके। इस दौरान यह भी देखा गया कि अक्सर टाइगर रिजर्व में बाहरी इलाकों से रहने वाले ग्रामीण अपने मवेशियों को ले जाते थे, तो दिक्कत होती थी। जनरली क्या होता है कि अपना लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानवर पालने का शौक है, अगर उनका जानवर घास पे है, डिपेंडेंट है, घास खानी है उसको, तो ये लोग सोचते हैं कि फ्री की जमीन मिल जाए, ले जाओ चरा दो और वापस ले आओ, यानी कि खाने पीने पे खर्चा ना करना पड़े। अब बहुत सारे गांव के लोग ये सभी चीजें करना पसंद करते थे, अपने मवेशियों को ले जाते थे। अब इस दौरान बाघ सामने से आ जाए तो क्या करोगे? बाघ आपकी मर्जी से तो नहीं आएगा। अचानक से आपकी भेड़ है या बकरी है या गाय है, उनके सामने शेर आ जाएगा, भाई शेर हमला करेगा, उसको लगता है कि मैं खतरे में हूं या मेरे क्षेत्र में आ गए हो। किसी के घर में घुसोगे तो उसको तो दिक्कत होगी दोगी, फिर वो विरोध करेगा। तो ऐसी स्थिति होती थी, बाघ को चाहिए होता था एकांत, लेकिन अब एकांत उसको नहीं मिल रहा है। आप अपने मवेशी ले जा रहे हैं, उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में जाने, तो दिक्कतें होगी। अब वही चीज बन जाती है आगे कॉन्फ्लिक्ट की। दिक्कतें सारी यहीं से बड़ी। दिक्कतों में देखा गया कि पशुओं में, मतलब बाघों में और मनुष्यों के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष रहा। संघर्ष की स्थिति इस प्रकार की थी कि जब जब अगर बाघों की चपेट में मवेशी आ जाते थे गांव वालों के, तो गांव वाले ना बड़े नाराज होते थे, वे विरोध करते थे, उनको गुस्सा आता था। तो क्या करते थे, गांव वालों ने देखा हमारा कोई मवेशी मार दिया है शेर ने, तो उस समय वे जाकर के अपने मवेशी के मरे हुए शरीर के ऊपर जहर डाल दिया करते थे। इसके बाद चाहे कोई बाघ आए या कोई दूसरा जानवर अगर उसको खाने के लिए आएगा, तो जहर की वजह से उसकी मौत भी हो जाएगी। एक प्रकार से एन आई फॉर एन आई, एक शरीर के बदले एक शरीर, यानी कि आपने हमारा एक मारा, हम भी आपके मारेंगे। अब ये बदले की भावना यहाँ चला करती थी, उसकी वजह से मनुष्यों और बाघों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, जो दिक्कत का कारण भी बना। पर जरूरी है कि चीजों को समझा जाए और प्रबंध किया जाए। तो बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है, चीजों को कंट्रोल करना होगा, बाघों के स्थानांतरण पे ध्यान देना होगा, मैनेजमेंट जरूरी है। जहां बाघ ज्यादा है वहां से उन्हें स्थानांतरित करो, जहां क्षमताएं कम है, जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर चीजों को बैलेंस किया जाए, ताकि एक क्षेत्र पे दबाव ना पड़े, क्योंकि प्रबंध करना जरूरी है। इसके अलावा एक्टिवली प्रबंध करना होगा, को रेगुलरली चीजें समझनी होगी कि बाघ किस स्थिति में है, संख्या बढ़ रही है, घट रही है, कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ एनवायरमेंट ठीक है या नहीं है, ये कर सकते हैं आप लोग। तो बाघों का स्थानांतरण एक विकल्प हो सकता है चीजों को सुधारने के लिए। वहीं बाघ वाले क्षेत्र में प्रवेश ना किया जाए, बाघों को अपना जीवन जीने दिया जाए, तो भी अच्छा है। कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं कि जहां पर बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं और वहीं दूसरी तरफ आसपास में ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो जनरली गांव के लोग देखते हैं कि कभी कभी बाघ बाहर निकल के आता है, इंसानों पर हमला करता है, या इंसानों ने अपने खेतों में, अपने गांव के आसपास बाघों को बहुत ही फ्रीली घूमते हुए भी देखा है। क्योंकि अंदर भीड़ भाड़ ज्यादा हुए तो सोचते हैं वो टहलने निकल जाए, फिर बाहर कुछ दिक्कतें होती है, तो चीजें इस प्रकार से सामने भी आती है। एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत में बाघों के लिए बहुत सारे आवास खाली पड़े हैं। वर्तमान में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में से केवल 90,000 वर्ग किलोमीटर का ही उपयोग किया जा रहा है। तो इन चीजों को भी समझना होगा। कुछ क्षेत्र वास्तव में ऐसे हुए जहाँ दबाव ज्यादा हो गया है बाघों का, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे कम है। तो अगर आप स्थानांतरित करते हैं, चीजें बैलेंस हो जाएगी, संसाधनों पे भी दबाव नहीं पड़ेगा, भूमि भी ठीक रहेगी और आसपास के क्षेत्र भी सुरक्षित रहेंगे। ये भी हम लोग उम्मीद इसके माध्यम से कर सकते हैं। चीजें सारी क्लियर हैं, तो चीजें सुधारी जा सकती है या नहीं, कमेंट में बताइएगा मुझे। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। पिछले वर्ष भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, अभी भी चर्चाओं में हम लोग देख रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे 1 अप्रैल 1970, 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973 या 1 अप्रैल 1975। बेहद सरल सा है। और बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। ऐसी और वीडियोस आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे, आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।